टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें पढ़ना क्या क्या है? पहला सवाल यही मन में आता है ना, क्या पढ़ना है इसमें? तो बेसिकली इस चैप्टर में आप जो डील करोगे वो डील करोगे इलास्टिसिटी के साथ और किसी भी सॉलिड के इलास्टिक प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, किससे डील करेंगे हम लोग? इलास्टिसिटी से और इलास्टिक प्रॉपर्टीज से। तो पहले मैं आपको आज बताऊंगा कि इलास्टिसिटी होती क्या है, रीजन क्या है कि कोई भी बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाती है, कुछ में परमानेंट एक्सटेंशन चला आता है, कुछ लेंथ इंक्रीज किया आपने, वो परमानेंट इंक्रीज लेंथ में जो है वो दिखाई देता रह जाता है। क्या रीजन है उसके पीछे? देन वी विल मूव फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ इट, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रेस से। पहले हम लोग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, स्ट्रेस खत्म हो गया देन हम लोग स्ट्रेन की तरफ चलेंगे। फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने के लिए जो हमारा लॉ है, जिसे आप हुक्स लॉ के नाम से जानते हो, हम हुक्स लॉ पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे इलास्टिक मॉडुलस हैं उन सबको एक एक करके डील करेंगे और उसके बाद हम लोग उन सभी के एप्लीकेशंस देखेंगे। यंग्स मॉडुलस है तो कैसे यूज होगा, बल्क मॉडुलस है तो उसे आप कैसे यूज करोगे, आपको शेयर मॉडुलस को कैसे यूज करना है। और जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक लेटरल स्ट्रेन भी हमारे पास आता है। उन दोनों के रिलेशन को हम लोग जानेंगे, जिसे हम लोग पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानेंगे। और फाइनली लास्ट पार्ट में आप क्या पढ़ोगे? सबसे लास्ट में आप पढ़ोगे हिस्टेरेसिस कर्व को। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हैं जो कि आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं। ओके, तो गेट सेट गो, स्टार्ट किया जाए। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो टॉपिक्स मैंने बोले वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनली द इलास्टिक हिस्टेरेसिस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। इलास्टिसिटी है क्या? सो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद सब्सटेंस, ओके, ड्यू टू विच आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट विल रीगेन इट्स पोजिशन, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाओगे, अगर मान लो एक वायर है, आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है ना? बढ़ेगी। अगर आप उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो उसकी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी आएगी, उसमें लेंथ उसकी इंक्रीज होगी। आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को हम वहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं। अब जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, तो इसे आप क्या बोलोगे? ऐसे सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? इलास्टिक सब्सटेंस बोलोगे। और उस सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? इट इज बेसिकली नोन एज इलास्टिसिटी। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं गया तो क्या होगा? अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है वहां पे जो डिफॉर्मेशन है वो अब परमानेंट हो गया है, हो गया है ना? तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी का नाम देते हैं। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्लियर है? इलास्टिसिटी क्या हो गया? जहां पे रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, और जहां वो रीगेन नहीं कर पाता उसे आप क्या कहते हो? प्लास्टिसिटी के नाम से जानते हो। डन है? तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ता हूं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं बच्चा? कॉज ऑफ इलास्टिसिटी की। तो देखो, मोर्स कर्व यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। मोर्स कर्व के थ्रू जो है ना, हम जनरली एक्सप्लेन करते हैं हमारी इलास्टिसिटी को। या आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पे हम बात करेंगे एक्सपेंशन की, बात करेंगे। तो ये जो एक्सपेंशन है या जो अभी हम लोग यहाँ इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इस कर्व का यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? मोर्स कर्व का नाम देते हैं। ये बेसिकली इंटर एटॉमिक फोर्सेस, क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर एटॉमिक फोर्सेस को एक्सप्लेन करना है किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो F को हम लोग बेसिकली किससे
रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, F को किसके रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करके देखते हैं, L के रेस्पेक्ट में। L यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच का क्या है, डिस्टेंस है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम F और L के बीच का कर्व देखते हैं। आपको यहाँ पे U और L का बीच का कर्व दिखाई दे रहा होगा। क्या आप F को माइनस ऑफ du बाई dx लिख पाते हो, लिखते हो? तो अगर आपके पास F है तो आप U निकाल सकते हो, U है तो आप F निकाल सकते हो। और अगर आप वहां यहाँ पे F का भी कर्व देखोगे ना, तो आपको मोर और लेस जो कर्व अभी यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ही आपको मोर और लेस दिखाई देगा। अब आते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जो मैं पॉइंट से बोलता हूं ना, प्लीज इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुना करो और ध्यान दिया करो। रीजन ये है कि यही आपको जो आपके थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो मैं पॉइंट अब बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सिर्फ इसी जगह काम नहीं आता, पूरी फिजिक्स में काम आता है। जब हम बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स की, जब दो के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हमारा डोमिनेटिंग होता है, वैसे केस में आप ये सोच के देखो, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर आपको अलग करना है तो यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी ना। इसका मतलब उस सिस्टम के पास पहले से जो एनर्जी होगी, क्या वो नेगेटिव एनर्जी होगी, ऐसा आप कह सकते हो? जो भी एनर्जी होगी, और वो उसके किसके कारण है, पोजीशन के कारण है। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे आप क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हो। अग्री करते हो सभी लोग? तो हमारा जो शुरुआत में जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा किसी सिस्टम के साथ, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स हमारा डोमिनेटिंग होगा, वहां जनरली अगर आप देखोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा नेगेटिव में दिखाई देगी। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की, जब दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, वैसे केस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इज दिस पॉइंट इज ओके? ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जिससे कोई सिस्टम बाउंडेड होता है, उसे आप एक टर्म और भी जानते हो, बाइंडिंग एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। आप बाइंडिंग एनर्जी से भी एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी भी कोई नई चीज नहीं है, वो क्या है, वो एनर्जी है जिस एनर्जी से वो सिस्टम बाउंडेड है। अगर मैं उस सिस्टम को ब्रेक करना चाहता हूं, उस सिस्टम में से किसी एक पार्टिकल को भी हटाना चाहता हूं, तो आई हैव टू सप्लाई दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे कि वो आसानी से उस सिस्टम से बाहर चला जाए। क्या यहां तक की बातें मेरी क्लियर हो रही हैं? क्लियर है? अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जब दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो उनके बीच में लग रहा होता है रिपल्सिव फोर्स। क्या लग रहा होता है? रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स है तो पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनिशियली देखो आपको यहाँ पे पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है। एक ऐसा समय आता है जब थोड़ा बहुत रिपल्सिव जोन हमारा है, अभी भी रिपल्सिव जोन हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो एक्टिव है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, थोड़ा नेगेटिव साइड जा रही है। और अट्रैक्शन के केस में तो आप श्योर शॉट होके कह सकते हो ना कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी जहां पे मिनिमम है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वहां पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, हमने पढ़ा है ये। और इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो स्टैब्लिश होता है, उसे क्या आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हो। तो यहाँ पे ये जो आपके पास जोन, यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आई नॉट, है ना, ये जो आई नॉट पॉइंट मुझे दिख रहा है, दिस आई नॉट पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग नथिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग the point at which the potential energy is minimum and system is in stable equilibrium। क्या यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों? तो ये L0 कौन सा डिस्टेंस है? ये वो डिस्टेंस है जहां पे ये सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आगे की बात करते हैं बेटा। अब मैं बात क्यों कर रहा था इस मोर्स कर्व की? हम इतनी देर से इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस की बात क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि ये जब डिस्टेंस चेंज होता है तो फोर्स का और एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, और यही जो कॉन्फ़िगरेशन बदलना है, और ये जो कर्व है, इस कर्व की असिमेट्री है। क्या ये सिमेट्रिकल कर्व है? क्या ये पैराबोलिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे असिमेट्री है। मींस अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सेम डिस्टेंस पर दोनों साइड में कितना डिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, इस L0 से बड़ा या L0 से छोटा, तो भी आप देखोगे ये जोन भी जो है ना आपका,
ये भी सिमेट्रिक नहीं है, एक जगह पे आपको कम और दूसरी जगह पे ज्यादा दिखाई देना स्टार्ट होगा, होगा ना। ये जो डिस्टेंस है ये L0 से ज्यादा कम और एक जगह ज्यादा ज्यादा दिखाई देना शुरू होगा। कुछ इस तरीके की चेंजेस हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी ना। यही जो असिमेट्री है यही रीजन किसका होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन का, या जहां पे आप बोलते हो एक्सटेंशन का। इज दिस पॉइंट इज ओके, क्लियर है ये। इस साइड का जोन रिपल्सिव जोन, इस साइड का जोन अट्रैक्टिव जोन, और यहाँ पे क्या हो गई, स्टेबिलिटी हो गई, इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया है। यहां तक अगर हमें क्लियर है तो मैं यहां से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मैं आता हूं बेटा अब इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे। इलास्टिसिटी के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात की है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे सीधे स्ट्रेस के ऊपर कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस को बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। हम इसे क्या कह सकते हैं, बहुत सरल भाषा में ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। यहां लिखा है हमने द रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप्ड टू अपोज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस और प्रेशर में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, और आपका दूसरा पार्ट जो भी हमने बोला स्ट्रेस क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। डन है। यहां पे एक छोटा सा एक ट्रिक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो और सुन लेते हैं। अभी मान लो आपको पढ़ने की इच्छा है और आप पढ़ रहे हो, तो क्या दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं है, जबरदस्ती कान खींच के भेज दिया गया है, तो क्या होगा, स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। फिजिक्स पढ़ने के लिए, वो भी सुबह सुबह भेजा भी गया, तो क्या पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए, आएगा स्ट्रेस, सही में आ रहा है जा अच्छा चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेस की कि जो हमें करने का मन है, अगर वैसी कोई चीज हो रही हो तो कभी स्ट्रेस नहीं आता। मान लो कि ये रॉड रखा है और इस रॉड को मैंने हीट कर दिया, दोनों साइड से बाउंड नहीं किया है, तो इसको फैलने की इच्छा है, इसकी लेंथ इंक्रीज होने की इसकी इच्छा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इसके ऊपर कोई स्ट्रेस आ रहा है, आंसर है नहीं। स्ट्रेस कब आएगा, जब आप इसे फैलने की इच्छा होगी और आप इसे रोक के रखोगे, आप इसको बाउंड करके रखोगे। तो एम्स में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, जहां पूछा गया था कि लेंथ जो है ना वो L दी गई है, बाकी भी क्वांटिटीज दी हुई थी, पैरामीटर सारे बताए गए थे। पूछा गया था यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा अगर मैं टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता हूँ, सारी वैल्यूज दी हुई थी। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारा बन के आता है, आज की क्लास में मैं बताऊंगा भी, है ना। बट वहां आंसर क्या लिखना था, स्ट्रेस क्या डेवलप होने वाला है, जीरो डेवलप होने वाला है। क्यों, क्योंकि वहां पे उन्होंने सिस्टम को बाउंड किया ही नहीं था, सिस्टम क्या था, फ्रीली रखा हुआ था। गॉट माई पॉइंट। तो स्ट्रेस जनरली डेवलप कब होगा, जब सिस्टम बाउंडेड होगा, आप उसकी इच्छा के अगेंस्ट काम कर रहे होगे। इज दिस पॉइंट इज ओके, डन है बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे स्ट्रेस की और भी जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है उनके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो स्ट्रेस डिस्कस करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दूसरा जो स्ट्रेस आप यहां पे डिस्कस करोगे उस स्ट्रेस को हम लोग यहां पे कहेंगे शियर स्ट्रेस, ठीक है। और थर्ड जो स्ट्रेस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे उसे हम लोग यहां पे कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। तो क्या ये तीनों नाम अभी क्लियर हैं? ये 3 स्ट्रेस हम लोगों को यहां पे बेसिकली डिस्कस करने हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना। हमारा कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जिसके पास सिग्निफिकेंट लेंथ है, एरिया और उसके पास वॉल्यूम नहीं है, अभी हम सिर्फ उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, विड्थ और उसके पास किसी तरीके की हाइट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वैसे केस में हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। और इसे आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 पॉइंट्स रखते हैं। अगर मान लो ये रॉड है, इस रॉड के ऊपर इसको मैं थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, इसको एक एंड से फिक्स करूंगा या दूसरे एंड से भी खींचूंगा और पहले एंड से भी खींचूंगा। ये पहला टास्क हो सकता है। दूसरा हो सकता है एक साइड से फिक्स कर दूंगा और दूसरे साइड से खींचने लगूंगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी। लेंथ घटानी हो तो क्या करोगे, इसी चीज को जो फोर्स अभी आप खींचने के लिए लगा रहे थे, इसी को क्या करोगे,
इसी को आप कंप्रेस करने के लिए लगाओगे, दबाने के लिए लगाओगे ना। तो हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा ये हमेशा दो तरीके का हो सकेगा। पहला कौन सा कहलाएगा बेटा? फर्स्ट हमारा कहलाएगा यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा जो स्ट्रेस होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या ये दोनों क्लियर हैं बच्चों? आपकी तरफ से आवाज नहीं आई, पक्का? ओके। अब इन दोनों को डायग्राम के थ्रू में दिखा नहीं रहा, आप समझ सकते हो। अगर दोनों साइड क्या कर रहे हो, खींचने वाला फोर्स लगा रहे हो तो टेंसाइल, और अगर आप कंप्रेस करने वाला फोर्स लगा रहे हो तो कौन सा स्ट्रेस हुआ? कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसका एक और नाम भी हम देते हैं, कॉमनली इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम देते हैं इसे हम? नॉर्मल स्ट्रेस का। क्यों देते हैं? सोच के देखो, मान लो कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, इधर से एफ लगाया, यहां से भी एफ लगाया। क्या ये जो एफ आप लगा रहे हो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है? तो आप ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हो? नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हो। और अगर हम इसको फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें तो आई विल राइट अ फॉर्मूला। आई विल राइट हमारा नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे क्या होना चाहिए जिससे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी आप बोल पाओगे? ये होना चाहिए हमारा फोर्स डिवाइडेड बाई इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एफ डिवाइडेड बाई एरिया। आप बोलोगे सर हमने तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की बात की थी ना, आप यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहे हो, तो क्या इससे प्रिवेंट करने के लिए ये जो हमारा सब्सटेंस है ये क्या खुद एक एफ फोर्स लगा रहा होगा बाहर की तरफ? हम उन दोनों एफ को क्या बराबर मान सकते हैं? है ना? इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एफ बाई एरिया ले रहे हैं। और ये जो एफ है ना, इस एफ के साथ आप परपेंडिकुलर जरूर लगा देना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? ये जो फोर्स आप कंसीडर कर रहे हो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डन है बिल्कुल? आगे बढ़े, दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। सेकेंड है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का बहुत सिंपल एग्जांपल है, चॉपिंग होते हुए देखिए कभी किसी चीज की चॉपिंग, सब्जी काटते हुए देखा है? देखा है? क्या होता है अगर आप मान लो कि मैं गाजर की बात कर रहा हूं, तो गाजर का जो सरफेस एरिया जो होगा हमेशा चाकू क्या उसको परपेंडिकुलरली कट कर रहा होता है? नहीं, हमेशा पैरेलली कट करते हो। अगर ये सरफेस एरिया है तो आप क्या करते हो? चाकू को जस्ट उसके पैरेलल रखते हो ना, और उसके बाद कटिंग करते हो या नहीं करते हो? तो हमारे पास कोई भी पेज ही पलटते हो आप, तो पेज कैसे पलटते हो? सोच के देखो, आप किस तरीके से फोर्स लगाते हो? उस पेज के पैरेलल लगाते हो कि नहीं? लगा के देखो किस तरीके से लगाया फोर्स। पेज जो है पेज के पैरेलल लगाया। तो ये जो फोर्स है आपका, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज व्हाट? दिस टाइप ऑफ फोर्स इज शियर फोर्स। और इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ये स्ट्रेस क्या कहलाएगा आपका? इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। क्लियर है ये? ऐसे नहीं, ऐसे जब पलटते हो तो, है ना? कौन सा फोर्स लगाया? पैरेलल टू द प्लेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ऐसे किसी भी स्ट्रेस को आप क्या कहोगे? शियर स्ट्रेस कहोगे। और इसके फॉर्मूले को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा इट इज एफ पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया। क्या ये भी क्लियर है बच्चों? एफ पैरेलल का मतलब क्या हुआ? पैरेलल टू द सरफेस। यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, इट इज पैरेलल टू द सरफेस। डायग्राम में अगर दिखाने की जरूरत पड़ गई तो मैं एक डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको। मान लो कि आपके पास जो है एक इस तरीके का आयरन फ्रेम लगा हुआ था, आप इसके ऊपर एक शियर फोर्स लगा रहे हो। शियर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? ये थोड़ा सा बेंड करेगा क्या? से यस और नो? करेगा बेंड? तो यहां पे कुछ इस तरीके से ये बेंड कर जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाओगे ये बेंड हो गया आपका, है ना? इस एंगल को भी थीटा मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एफ फोर्स लगाया और एफ फोर्स के कारण यहाँ पे मुझे बेंडिंग देखने को मिल गई है। तो मुझे लगता है इतना अभी सफिशिएंट है। अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी डायग्राम को भी आगे भी यूज करूंगा मैं, यहाँ पे नहीं, आगे चल के अभी मैं एक बार और इसे काम में लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। तीसरा है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को भी ऑब्जर्व करना चाहें तो आप गुब्बारे का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, खासकर आउटडोर वाला, तो उसमें वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो,
इन सब में एयर जब पंप किया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, हर डायरेक्शन में वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। तो मान लो कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ये हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है। अगर मैं इसके अंदर एयर पंप कर रहा हूं तो क्या हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, से यस और नो, जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा ना। वो चाहेगा कि इसके एरिया को हम इंक्रीज कर दें और इंक्रीज करके कुछ इतना बड़ा बना दें। इज इट फाइन, होगा ऐसा? तो ये जो एक्सपेंशन वाला पार्ट हुआ है, यहाँ पे हमने एयर पंप किया, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, साइज बढ़ा। तो जब वो एक्सपैंड कर रहा होगा तो बॉडी खुद चाहेगी क्या कि वो एक्सपैंड हो, नहीं चाहेगी ना। वो चाहेगी कि हम वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएं। तो वो एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसके कारण वो चाहेगी कि हम इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए अंदर की ओर एक फोर्स लगा दें। इज इट फाइन? तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा, इस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम देंगे। और इजी वे में आप इसे चेंज इन प्रेशर से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये क्या है बेसिकली, चेंज इन प्रेशर। जो प्रेशर में चेंज आ रहा है, हम चाहे तो इसे उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ये भी क्या है हमारा, एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस ही है, क्योंकि यहां भी जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे परपेंडिकुलरली ही एक्ट कर रहा है। डन है बिल्कुल? चलो फिर तो यहां से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मैं एक रैंडम क्वेश्चन खुद पहले अपनी तरफ से ले लेता हूं, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास जो है एक सिलेंडर गिवन है। हमें जो है ना एक सिलेंडर दे दिया गया है, इस तरीके का एक सिलेंडर है। क्या हो गया, कोई दिक्कत आ रही है क्या? हाँ बोलो बालक, बोलो जल्दी। मान लो कि ये जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फिक्स कर रखा है, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया, दिस इज फोर्स। और ये कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है, थीटा एंगल पे, ठीक है। अगर मैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो इसका एरिया जो है वो मुझे ए के बराबर दे रखा है। मुझसे यहाँ पे दो चीजें पूछी गई हैं। फर्स्ट पूछा गया है, ऐसे केस में मुझे बताना है कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना लग रहा होगा, ठीक है। और दूसरा पूछा गया है मुझसे कि ऐसे केस में हमारा नॉर्मल स्ट्रेस कितना एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दो सवाल हैं, दोनों सवाल हमें सॉल्व करके बताने हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुन लो और दिमाग में बिठा लो। अगर कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और पैरेलल लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। करोगे ना, तभी तो आप एफ नॉर्मल और एफ पैरेलल निकाल पाओगे, हाँ या ना। तो मेरा पहला काम क्या होगा कि यहाँ जो एरिया मुझे दिया गया है, इस एरिया के पैरेलल और परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्सेस को निकालूं। तो मेरा एरिया जो है उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक होगा हमारा एफ कॉस थीटा, जो कि एफ परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा, और दूसरा होगा हमारा एफ साइन थीटा, जो कि किस तरीके से एक्ट करेगा, एफ पैरेलल की तरह एक्ट करेगा। करेगा ना। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई क्या? नेक्स्ट स्टेप अब बहुत टफ है क्या? पहले का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बताओ बच्चों। शियर स्ट्रेस इज एफ पैरेलल, दैट इज एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए। दूसरा होगा हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाना है, इट इज एफ परपेंडिकुलर, दैट इज एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। क्या दोनों को लिखने में कोई परेशानी है? इजी है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट यहीं पे मैं ले रहा हूं, ये एक्चुअल में एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं एक नोट पॉइंट आपको बता देता हूं। हमेशा ये याद रखना कि अगर मान लो इसी तरीके का आपको कोई डायग्राम दे रखा है, ये जो डायग्राम था ना, इस तरीके का ही मुझे एक डायग्राम दे रखा है मान लो।
ठीक है, ये एक डायग्राम मुझे दे रखा है। इस बार क्या है, मुझसे क्या पूछा गया कि ऐसा है बच्चों की फोर्स तो आपका यही लग रहा है, एफ ही लग रहा है ना, या एफ की वैल्यू को मैं यहां से अभी पहले हटा देता हूं, है ना, इसको पहले अभी रिमूव कर दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कोई एक डायग्राम मुझे गिवन है, लेकिन इस बार हमारा जो प्लेन है ना वो एक और भी गिवन है, दैट इज क्रैक प्लेन। ये कौन सा प्लेन मुझे दिया गया है? हमें दिया गया है यहाँ पे क्रैक प्लेन। क्रैक प्लेन का मतलब क्या होता है? अगर हमें कोई ऐसा प्लेन दे दिया जाए तो आप बताओ, अगर आप कोई उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हो आप, या मान लो एक फोर्स ही एक्ट कराते हो, तो उस फोर्स के कारण क्या उस बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो इसी प्लेन के अबाउट ब्रेक कर जाए? टेंडेंसी होगी क्या? सोचो ना, हल्का सा क्रैक पहले से कोई चीज किया हुआ है, आप हल्का भी फोर्स लगाओगे तो उस प्लेन के अकॉर्डिंग, उस प्लेन के अबाउट उसके टूटने की टेंडेंसी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यहाँ पे ये क्रैक प्लेन मुझे पहले से दिया हुआ है, मुझे बोला गया इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, और ये जो एंगल है ये मुझे थीटा गिवन है। तो बताओ मुझे, यहां पे जब मैं एरिया का कैलकुलेशन करूंगा, जब मैं नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस की बात करूंगा, फोर्स तो बाद की बात है, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं तो वैसे केस में जो एरिया मुझे लेना होगा वो एरिया क्या ए के इक्वल होना चाहिए? आंसर है नहीं। वैसे केस में हम एरिया ए नहीं लेंगे, हमें एरिया कौन सा लेना होगा? यहां जो एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे हम अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आप सभी मुझसे अग्री करते हो? मैं इसे जो है ना डायग्राम में दिखाने के लिए मैं इनके डायमीटर्स को डायरेक्टली कंसीडर कर लेता हूं। डायमीटर्स को अगर कंसीडर करता तो मुझे ये एरिया दिया हुआ है और मुझे ये एरिया चाहिए। क्या आप सभी अग्री करते हो? ये मुझे ए दिया हुआ है, ये थीटा है, ये ए डैश है जो कि मुझे चाहिए। अग्री करते हो? अब मुझे ये ए डैश निकालना हो तो मैं ए डैश कैसे निकालूंगा? क्या मैं यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूं? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो फ्रॉम हियर ए डैश इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आप सभी अग्री करते हो? अब नाउ दिस एरिया विल बी कंसीडर्ड फॉर आवर कैलकुलेशन। नाउ दिस एरिया will be considered for our calculations। क्या अग्री करते हो बच्चों? अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं इस जगह पर एक फोर्स लगाता F, ये हमारे पास एक फोर्स होता है F, इस F को शियर स्ट्रेस के लिए और नॉर्मल स्ट्रेस के लिए मुझे यूज करना है, तो क्या मैं नॉर्मल के लिए डायरेक्टली F यूज कर लेता? आंसर है नहीं। क्यों नहीं यूज करता? क्योंकि हमारा जो प्लेन है उस प्लेन पे ये फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है ना, और हम लोग तो उस प्लेन पे लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स और पैरेलल फोर्स की बात करेंगे। से यस और नो? तो यहां पे अगर ये एंगल आपको थीटा गिवन है तो आप ऐसा कह पाओगे आराम से बच्चों, आराम से कह पाओगे कि हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे एफ कॉस थीटा है और दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा है जो कि इसके ऊपर नॉर्मली एक्ट कर रहा है। क्या ये भी पॉइंट क्लियर है आपका? तो हमेशा क्रैक प्लेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्रैक प्लेन का एरिया क्या है वो जरूरी है आपके लिए, और क्रैक प्लेन पे फोर्सेस किस तरीके से एक्ट कर रही हैं वो जरूरी है हमारे लिए। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? अब यहां पे कोई आपसे शियर स्ट्रेस पूछे, क्या बोलोगे? एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई साइन थीटा, है ना। अगर कोई मुझसे नॉर्मल स्ट्रेस पूछता है हम क्या बोलेंगे? एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई साइन थीटा, दैट इज एफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए। डन है सभी को? कोई कंफ्यूजन छोटा सा भी हो जल्दी से बोल दो। यही देखो, इसके ऊपर एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, यहां ध्यान से देखो, एक सवाल पूछा गया है। यहां पे ये जो पी क्यू प्लेन है ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए पी क्यू प्लेन जो है ये हमारा क्रैक प्लेन है, और हमने यहाँ पे फोर्सेस लगाई हैं। मैंने एंगल लिया था हॉरिजॉन्टल से, इन्होंने एंगल किससे ले लिया है? वर्टिकल से। तो अभी हमारे पास आया था ए बाई साइन थीटा, यहाँ क्या आना चाहिए? ए बाई कॉस थीटा आना चाहिए। क्या मुझे ये बताना पड़ेगा या आप समझ चुके हो? समझ चुके हो? मान लो एग्जाम में तुरंत क्लिक नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? डायग्राम बना लेंगे, बना सकते हैं ना।
हम आराम से सिंपली यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और डायग्राम ड्रॉ करके क्या बोलेंगे, ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये मुझे ए डैश मिला है और ये हमारे पास ए है. सो फॉर दिस केस cos थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a डैश एंड a डैश इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई cos थीटा. इज दिस फर्स्ट पॉइंट इज ओके? सेकेंड, अगर मैं यहीं पे फोर्स के कंपोनेंट्स लिखूं तो एक एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर और दूसरा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए. अग्री करते हो? अगर ये एंगल आपके पास वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल, यहां दिखा देता हूं इसे, ये एंगल आपके पास थीटा है, तो क्या ये एंगल आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा होगा? तो अपने आप यहां जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसे आप फिर से थीटा लिख सकते हो. से यस और नो लिख सकते हो. तो आपके पास जो अब कंपोनेंट्स बनेंगे बच्चों वो क्या बनेंगे, यहां बन जाएगा आपका एफ साइन थीटा और ये बन गया आपका एफ कॉस थीटा. आप बताओ क्या यहां पे अब शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकालना आपके लिए मुश्किल है? क्या क्या लिखोगे, आंसर भी बताते जाओ. अगर मैं यहां नॉर्मल स्ट्रेस पूछता आपसे तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या लिखते? आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए बच्चों. परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा? एफ कॉस थीटा. बहुत बढ़िया. नीचे क्या लिख दूं मैं? डिवाइडेड बाई ए बाई कॉस थीटा. सो आंसर इज एफ कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए. अगर मैं यहां पे आपसे शियर स्ट्रेस पूछूं तो शियर स्ट्रेस क्या बोलोगे बच्चों? इट इज एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बाई कॉस थीटा. सो द आंसर इज एफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए. और बताओ साइन थीटा कॉस थीटा को अगर हम जाने तो कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं. साइन 2 थीटा इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो मैं अगर साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूं, क्या इसे साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूं? तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा बाई 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा एफ साइन थीटा बाई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2a. डन है? तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? हमसे क्या पूछा गया है? नॉर्मल स्ट्रेस. क्या आंसर आना चाहिए बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस का? जल्दी बोल दो. कौन सा चॉइस है? डी चॉइस हमारा करेक्ट चॉइस है. टफ लगा क्या किसी को? किसी जगह पर थोड़ा बहुत भी नहीं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. अब हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेन. क्या पढ़ेंगे अब हम लोग यहां से? स्ट्रेन के बारे में. ठीक है, जल्दी से बोर्ड पे देखते हैं. 3 पॉइंट्स हैं, धड़ाधड़ खत्म हो जाने. स्ट्रेस में क्या क्या पढ़ा था बेटा? लॉन्गिट्यूडनल, देन सेकंड क्या था? शियर, थर्ड क्या था? क्या ये तीनों स्ट्रेस किसी तरीके से सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बदलने का काम कर रहे होंगे? और कॉन्फ़िगरेशन बदलेंगे तो स्ट्रेन नाम की एक क्वांटिटी हमारे सामने आएगी जिसे हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. मींस हमारे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ है उसे आप क्या बोलते हो? स्ट्रेन के नाम से जानते हो. इज दिस पॉइंट इज ओके? सो इसका अगर मैं सिंपल सा एक लाइन में फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. तो अब आप सभी बच्चों का मुझे यहां पे जो है ना हेल्प चाहिए. थोड़ा बहुत मेरी मदद करो, जल्दी से मदद करना. पहली मदद चाहिए मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने में. क्या लिख दूं मैं इसे? मदद नहीं आ रही है आपके तरफ से. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या बदल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा है बालक. क्या क्या बोलेंगे हम लोग? लेंथ बदल रहे हैं. तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? डेल्टा एल. और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? एल. सो दिस वन इज एक्चुअली ओरिजिनल लेंथ. ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल लेंथ है. और अगर हम एल की बात, डेल्टा एल की बात करें तो ये क्या है? हमारा चेंज इन लेंथ है. मुझे लगता है बहुत आसान था, दिमाग में आराम से चला गया होगा, कोई दिक्कत नहीं. दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारे पास शियर स्ट्रेन. इसके लिए जो है ना
हमने जो डायग्राम पहले बनाया था वो डायग्राम थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इसे हम लोग यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। प्रीवियसली आपने एक डायग्राम बनाया था ना, हमने बनाया था ये हमारे पास मान लो कि एक आयरन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया था पैरेलली F के बराबर, और इसके कारण इसके कॉन्फ़िगरेशन में हमें कुछ चेंजेस दिखाई दी थी। चेंजेस कैसा दिखा था? ये आगे की ओर हल्का बेंड हो गया था। अग्री करते हो बच्चों? इस तरीके से बेंड हो गया था, है ना? तो अगर थोड़ा प्लीज आपका कंसंट्रेशन चाहिए बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखते हैं। मान लेते हैं ये जो लेंथ थी ना ये L थी, तो क्या ये भी L ही होने वाली है? और अगर मैं इसमें कितना बेंडिंग हुआ, पहले सीधा था अब झुक गया होगा ऐसे, तो घूमा होगा ना, कुछ घूमा होगा, तो ये जो यहां पे दिखाई दे रहा है मुझे, क्या मैं इसे आर्क लेंथ की तरह मान सकता हूं? और इसके कॉन्फ़िगरेशन में यही चेंज हुआ है, सिर्फ इतनी सी बेंडिंग हुई है इसमें। मींस इसका जो शियर स्ट्रेन होने वाला है इट इज इक्वल टू थीटा, एंड दिस थीटा इज व्हाट? थीटा इज नथिंग बट दिस लेंथ x डिवाइडेड बाय L। हम क्योंकि एंगल को क्या लिखते हैं? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पे रेडियस क्या लेंथ है आपका, और आर्क लेंथ क्या है आपके पास? क्या यहाँ पे ये जो x आपने लिया है यही है? तो आप यहाँ पे सिंपली थीटा लिख रहे हो। थीटा इज आर्क लेंथ divided by radius, and here in this case arc length is nothing but x and radius is nothing but L. So theta is equal to x by L is our answer. डन है बिल्कुल। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है हमारा बच्चों, यहां हम लोग लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो ये जो वॉल्यूमेट्रिक वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बहुत जगह पे बल्क के नाम से भी जानते हैं। तो जो आप बल्क स्ट्रेन बोलते हो, बल्क स्ट्रेस बोलते हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हो या बल्क स्ट्रेस बोलते हो, ये दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है ना? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस आर सेम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क स्ट्रेन आर सेम। तो यहां पे आप चाहो तो इसे बल्क स्ट्रेन का भी नाम दे सकते हो। अब बल्क का मतलब क्या है? हम पूरे वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? क्या ये डेल्टा V बाई वी होना चाहिए? इट इज चेंज इन वॉल्यूम एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट। सभी को क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर यहां से अगले पार्ट की तरफ आते हैं। बढ़ा दूं? क्या हुआ? क्या बेटा? अच्छा नोट करना है आपको, कर लो। ऐसे आप लोगों को ऐप एक्सेस तो मिल गया ना? नहीं मिला अभी तक? क्यों नहीं पा रहे हो? जल्दी पालो जल्दी से, क्योंकि जल्दी फिर ही मतलब थोड़ा सा फिर लिखने के स्ट्रेस से थोड़ा मुक्ति मिलेगी, है ना? अब बच्चों इन्हीं तीनों को हम लोग रिलेट करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता चलता हूं। आगे चल के अब हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ हमें बोलता है कि हमें अगर किसी भी जगह पर ऐसे सिचुएशन को डिस्कस करना है जहां पे बहुत छोटा सा चेंज हमें देखने को मिला है, बहुत छोटा सा स्ट्रेन हमें देखने को मिला है ना? थोड़ा बहुत स्ट्रेन हमें देखने को मिला है, वैसे केस में स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे ना। हियर द कांस्टेंट इज इलास्टिक मॉडुलस। यहां पे जो कांस्टेंट होता है उसी को आप क्या कहते हो? इलास्टिक मॉडुलस के नाम से जानते हो। और अगर अब हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो क्या इलास्टिक मॉडुलस अपने आप स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, एक कांस्टेंट डाला इलास्टिक मॉडुलस, तो क्या बन गया? स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। सो व्हाट इज इलास्टिक मॉडुलस? इट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब हर जगह पर अलग अलग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करते जाओ। लॉन्गिट्यूडनल वाले में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नाम क्या रख दिया? यंग्स मॉडुलस। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, नाम क्या रख दिया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम दिया उसे? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और थर्ड है हमारे पास बल्क स्ट्रेस बाय बल्क स्ट्रेन, क्या नाम दे देंगे उसे? इट इज बेसिकली बल्क मॉडुलस। तो टफ है क्या?
थियरी बस इतनी सी थी बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली थी। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। ऐसे ये सारी चीजें अभी स्लाइड्स में आ रही है, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं कि आप भूलो नहीं, सिर्फ सुन के नहीं याद रखना है, दिमाग में भी सेट रखना है। तो पहला मैंने बोला हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में अभी क्या सिखाया आपको? हमारा जो स्ट्रेस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? स्ट्रेन के। और अगर ये दोनों डायरेक्टली ये आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर हमें क्या डालना है? यहाँ एक कांस्टेंट डालना है जिसे हम यहाँ पे नाम देंगे इलास्टिक मॉडुलस का। कोई कंफ्यूजन नहीं? मल्टीप्लाई किससे करोगे? स्ट्रेन से। तो हमारा ये पहला फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग आगे से। फॉर्मूला याद रख सकते हो आराम से, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में होना चाहिए। यहां से मैं नेक्स्ट पॉइंट को बता रहा था। मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि अगर हम बात करें कहीं पे इलास्टिक मॉडुलस की, सो इलास्टिक मॉडुलस इज नथिंग बट इट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे, हमें इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू मिल जानी है। डन है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अभी इनके 3 पार्ट्स के बारे में बात की। 3 पार्ट्स के बारे में बात, अच्छा यहां पे नहीं दिया है, एक स्लाइड लगता है मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आगे चल के अभी उस इलास्टिक मॉडुलस के तीनों पार्ट्स को भी आपको लिख कर दे दूंगा, ठीक है ना? हम लोग पहले आ जाते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व से, ठीक है? स्टार्ट करें। देखो हमारे जो हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ के बाद जो है ये जो पॉइंट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ईच एंड एवरी पार्ट हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कर्व बनाया है जहां पे सिग्मा जो है आपका स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है और स्ट्रेन के लिए आपने सिर्फ स्ट्रेन लिखा है। नीचे ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज क्या है बेटा? जब आप डेल्टा एल बाई एल करते हो उसे आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या बैटरी लगता है ऑफ है क्या? मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी वॉइस आ रही है? ओके। माइक से आना बंद हो जाए ना तो बता देना, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में नहीं जाती, फिर आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगा उससे वॉइस कट जाती है। हाँ, अच्छा। ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो जाएगा। बंद हो गया, गई ना? क्या हुआ? ऑनलाइन में तो 1 मिनट में पता चल जाता। अब आ रही है? चलो तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं आराम से सबको देखते हुए समझते हुए चलते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से।
अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। अगर ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, कब तक प्रोपोर्शनल हैं, ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए ना। तो अभी आपने जस्ट इससे प्रीवियसली क्या देखा था कि अगर बहुत छोटा सा स्ट्रेस हो, कहीं पे छोटा सा स्ट्रेन आपको दिखाई दे रहा हो, ये सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। और आप यहां भी देख सकते हो, ये आपको कुछ 1% दिख रहा है, लेस देन 1%। तो लेस देन 1% अगर हमें स्ट्रेन कहीं मिल रहा है, तभी तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, उसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो इनिशियली कुछ समय तक हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। और अगर प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे लाइन मिलने वाली है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है? तो सबसे पहला पॉइंट देखो, आपको यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है ए के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? ए जो हमारा पॉइंट है, दिस ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। आप इसे क्या बोलते हो? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के नाम से जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट तक हमारा स्ट्रेस जो है ये हमारे स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो हुक्स लॉ है ये आपका वैलिड है। इज दिस पॉइंट इज ओके एवरीवन? अब आगे क्या है, इसे थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपने थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाया, तो वैसे केस में भी अभी भी वो बॉडी जो है ना, वो अपने इलास्टिक वाले नेचर को छोड़ी नहीं है, अभी भी उसके अंदर इलास्टिक नेचर अभी भी बचा हुआ है। तो अगर उसके अंदर इलास्टिक नेचर अभी भी बचा हुआ है तो क्या होगा? अभी भी वो इलास्टिक जोन में आएगा, अभी भी वो इलास्टिक नेचर को शो करता रहेगा। वो जिस पॉइंट पे जाकर अपने इलास्टिक नेचर को छोड़ता है, उस पॉइंट को आप यहाँ पे यील्ड पॉइंट के नाम से जानते हो, और इसी को आप यहाँ पे दूसरा नाम भी देते हो, आप इसे इलास्टिक लिमिट का नाम भी देते हो। तो बी पॉइंट जो होगा, बी पॉइंट को आप क्या बोलोगे बेटा? इट इज यील्ड पॉइंट, और यू कैन से इलास्टिक लिमिट। क्या ये पॉइंट भी आपको क्लियर है बच्चों? तो अगर कोई मुझसे इलास्टिक लिमिट पूछता है या मुझसे यील्ड पॉइंट पूछता है, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब यही है कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट तक वो बॉडी इलास्टिक नेचर को शो कर रहा था, अब उसके अंदर इलास्टिक नेचर नहीं है। हाँ, ये मानते हैं हुक्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, ए से बी के बीच में हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, बट फिर भी वो बॉडी अभी भी क्या है? इलास्टिक है। स्ट्रेस हटाने पे वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाने वाली है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना, एक छोटी सी लाइन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूं बेटा। ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन के लेफ्ट का जो रीजन है, ये जो लेफ्ट वाला रीजन है, ये रीजन कौन सा है आपका? लेफ्ट रीजन इज एक्चुअली इलास्टिक जोन, दिस वन इज इलास्टिक जोन। और राइट साइड वाला जोन नाम बता दो मुझे। द सेकेंड वन इज एक्चुअली प्लास्टिक जोन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये भी क्लियर है ना? थोड़ा सा बच्चों प्लीज देखो, यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, देखना है यहाँ क्या ड्रॉ करके देखोगे कॉपी में, कुछ ऐसा खास तो लिखना नहीं है। अब मैं जैसे ही बी से आगे बढ़ता हूं, तो अब बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा ना। मान लो 20 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया था और वहां 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन हो गया। अब मैं वो 20 न्यूटन हटा भी दूं, तब भी वो 1 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन रहेगा ना? हाँ या ना? रहेगा। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये यही दिखाई गई है कि यू आर रिमूविंग द फोर्स। आपने फोर्स को घटाया, पहले मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू थी, आपने उस फोर्स को हटाया, क्या हो गई वैल्यू? 0 के बराबर हो गई। लेकिन फिर भी उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत स्ट्रेन जो है वो बाकी है। इज दिस पॉइंट इज ओके? सो दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन। ये क्या है? रेसिडुअल स्ट्रेन है, जो कब आ रहा है? जब हम इलास्टिक जोन से बाहर निकल रहे हैं और फोर्स को क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से रिमूव कर दे रहे हैं। और इसका नाम भी दिया गया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? इसे हमने परमानेंट सेट का नाम दिया। एंड दिस परमानेंट सेट इज नथिंग बट स्ट्रेन। ये क्या है? हमारा परमानेंट स्ट्रेन है जो कि उस सिस्टम में आ चुका है। अब हम अभी और भी फोर्स को आगे लगाते चले जा रहे हैं। अगर आप फोर्स लगाते जाओगे तो बॉडी धीरे धीरे डिफॉर्म होती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा ना जब वो जाकर बिल्कुल अपने लिमिट पे पहुंच जाएगी कि अब आप इसमें थोड़ा भी फोर्स अगर बढ़ाते हो तो क्या होगा? वो अपने आप टूट जाने वाली होगी। होगा ऐसा? तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस
जो कि बॉडी झेल सकती है, उसे आप क्या कहते हो, डी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो। और इसे क्या नाम देते हो आप, क्या नाम देते हो, ये आपका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आप बोलते हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये वही पॉइंट है बेटा। ये इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जहां तक ये बॉडी हमारे स्ट्रेस को सस्टेन कर रही थी। इसके बाद क्या होगा, आप स्ट्रेस को कम भी करोगे ना, तब भी इसका डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रेस कम कर रहे हैं ना, देखो नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और फाइनली ये आकर ई पॉइंट पे क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, रप्चर कर जाएगा, टूट जाएगा। इज दिस पॉइंट इज ओके? तो ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट हो गया। डी पॉइंट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, इट इज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आई होप इट इज क्लियर, डायग्राम क्लियर है। अब ये जो सी से ई तक का जो जोन है या बी से जो ई तक का जोन है, ये जोन जितना लंबा होगा हम बोलेंगे वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा डक्टाइल है। कैसा है, डक्टाइल है, ज्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है। और अगर ये जोन छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस कैसा है, ब्रिटल है। कैसा है, ब्रिटल है। तो ब्रिटल और डक्टाइल यहीं से एक्सप्लेन करते हैं। ये लेंथ बहुत बड़ी तो डक्टाइल, ये लेंथ बहुत छोटी तो ब्रिटल। देख लो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से इसके बारे में बता दो मुझे, क्या आंसर लिखूं मैं, देखो और बताओ थोड़ा जल्दी। हम लोग P से Q की लेंथ को यहां पे कम देख रहे हैं, B मटेरियल में कम है, और A में क्या ये ज्यादा है, A में अगर ज्यादा है तो A क्या होगा हमारा, A हमारा डक्टाइल होगा और B क्या होगा हमारा, ब्रिटल होगा। तो हमारा B और C दोनों चॉइस करेक्ट है ना। A को भी पढ़ लेते हैं। मटेरियल A हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के लिए ऐसे यहाँ पे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऐसे तो नहीं है और आपने अभी पढ़ा भी नहीं है, तो मैं आपको यंग्स मॉडुलस जब बताऊंगा वहां पे इस क्वेश्चन को दोबारा दिखाकर हल्का आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यंग्स मॉडुलस का ऐसे ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस आप पढ़ चुके हो। क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो थीटा बन रहा होगा उसी को आप क्या बोलोगे, यंग्स मॉडुलस बोलोगे क्या। यहाँ पे देखो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब ये एंगल क्या हो गया आपके पास, यंग्स मॉडुलस। टैन थीटा निकाल दोगे क्या बताएगा, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के बारे में ऐसे तो कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये ज्यादा स्टीप है, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे झुका हुआ है। अगर मैं इसे θ1 मानता हूं और इसे θ2 मानता हूं तो क्या θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ऐसा आप कह सकते हो। और ये कहने से ही आप अपने आप क्या बता पाओगे कि आपका जो यंग्स मॉडुलस होगा, जहां पे आप tan θ1 को कंपेयर करोगे, tan θ1 tan θ2 से बड़ा होगा और आप बोल पाओगे कि यंग्स मॉडुलस A का B से बड़ा है। डन है। तो ये थोड़ा सा आई एस्टिमेशन करना पड़ेगा, आंखों से देखकर इस रिजल्ट को निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जल्दी से यहां पे आंसर बता दो मुझे, या ये मैं अब छोड़ दूं, आप करोगे खुद से, मैं छोड़ दूं ना, अभी जस्ट आपको सिखाया है ही मैंने, अब सिखाया है तो उसे यूज करना तो है, यूज करके देख लेंगे एक बार। तो दिस क्वेश्चन इज कंसीडर्ड एज अ होमवर्क क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा था इलास्टिक मॉडुलस की, थोड़ा बच्चों बोर्ड पे कंसंट्रेट कर लो। इलास्टिक मॉडुलस में हम लोग तीन तरह के मॉडुलस को पढ़ते हैं। पहला हमारा मॉडुलस जो है इसे हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस। फर्स्ट क्या है आपके पास, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को आप रिप्रेजेंट करोगे y से, एंड y इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, F परपेंडिकुलर बाय एरिया, डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्लीज बोर्ड पे देखो। यहां अगर मैं इसको F को सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या F को मैं यहाँ पे y इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल बाई एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या। अगर मैं y a और इस l को यहां से एक साइड कर लूं तो क्या f इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल आएगा क्या। स्प्रिंग पढ़ते समय ऐसा कोई टर्म आपके सामने आया था, स्प्रिंग जब पढ़ा था तो ऐसा टर्म कुछ याद आ रहा है, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। क्या इसे हम लोग, इस पूरे को हम लोग यहाँ पे k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसे स्प्रिंग कांस्टेंट ना कहकर यहां हम जनरलाइज करके इसका नाम इलास्टिक कांस्टेंट रख देते हैं। क्या रख देते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं रखा, क्या नाम दिया है इसको? इलास्टिक कांस्टेंट। मींस अगर आप स्प्रिंग के सवालों को सॉल्व कर रहे हो, वहां पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बोला जाता है ना, कभी कभी हमने स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो एक पार्ट के के की वैल्यू क्या होगी आप यहां से निकाल सकते हो। एल आपका l/3 हो गया है, तो के अपने आप क्या हो गया होगा? 3k हो गया होगा। क्या एल डिनोमिनेटर में है ना, एल जितना छोटा के उतना ही बड़ा। क्या आराम से ये पॉइंट यहां से निकल सकता है? तो आप जो स्प्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहां पे ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है। k इज इक्वल टू y इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। एल पे जो उसकी प्रोपोर्शनलिटी है, आप यहां से चेक कर सकते हो। डन है बिल्कुल। मैं यहां से सेकेंड पार्ट की तरफ आता हूं। दूसरा है हमारे पास बेटा पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सेकेंड वन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जी। आप इसे जी से रिप्रेजेंट करते हो, और यहां पे आप क्या लिखोगे जी के जगह पर? जी इज इक्वल टू एफ पैरेलल बाई एरिया, इट इज शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शियर स्ट्रेन, दैट इज थीटा। क्या आराम से हम लिख सकते हैं ऐसा? थीटा को हम जानते हैं, थीटा इज बेसिकली x डिवाइडेड बाई एल। आपको किसी जगह एक्सप्रेस करना हो तो आप ये थीटा को x बाई एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां थीटा आपका चेंज आर्क लेंथ है और एल क्या है? उसकी रेडियस है। जिस लेंथ की आप बात कर रहे हो, उस रेडियस को यहाँ पे, उसके लेंथ को यहाँ पे आप कोट कर सकते हो। डन। थर्ड पार्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बल्क मॉडुलस। अगर हम यहाँ पे बल्क मॉडुलस की बात करें, तो बल्क मॉडुलस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा बल्क स्ट्रेस डेल्टा पी था, और नीचे आप क्या लिखोगे? डेल्टा वी बाई वी। आपके पास अपने आप क्या आ जाएगा? बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे बेटा सर बहुत जगह पे हमने यहाँ पे माइनस साइन भी देखा है। माइनस साइन किस लिए आता है यहाँ पे? ये जो माइनस साइन हमने देखा है, ये माइनस साइन किस लिए आता है? दिस माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि हमारा रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ये जो है ये कैसा है? ये हमारे रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। ठीक है, डन है क्या ये पार्ट? यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको यही बता दे रहा हूं, जल्दी से सुन लो प्लीज, बोर्ड पे देख लो एक बार। हमसे पूछते हैं कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है किसी गैस के लिए। आप ऐसा है कि आइसो बारीक इलास्टिसिटी निकालकर बता दो, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी निकालकर बता दो, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी बता दो, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी बता दो। ऐसे टर्म्स पूछे जा सकते हैं। ये होता क्या है? ये इलास्टिसिटी का मतलब है दे आर आस्किंग अबाउट बल्क मॉडुलस। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करोगे? मान लो कि मेरे पास प्रोसेस है आइसोथर्मल, मैं एक को तो एक्सप्लेन कर ही सकता हूं ना, तो एक कर देता हूं मैं। मेरे पास प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में क्या पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है हमारे पास? तो मैं अगर इसे मैं इसे वी के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करूं, तो मैं क्या P इंटू डीवी बाई डीवी प्लस V इंटू डीपी बाई डीवी इसे लिख सकता था क्या? एंड इट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखो, तो क्या इसे हम माइनस ऑफ V इंटू डीपी बाई डीवी लिख सकते हैं क्या? से यस और नो बताओ। यहां से क्या मुझे ये दूसरा वाला टर्म सीधा सीधा वही दिखाई दे रहा है? तो मैं यहां से अगर v dp बाई dv को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो आई कैन राइट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ p। और इसे अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा बल्क मॉडुलस इन दिस केस इज नथिंग बट p। क्या आपका आंसर जो है आपको क्लियर हो रहा है? डन है क्या? मैंने बोला p v इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो p इंटू dv बाई dv इज नथिंग बट 1, p प्लस v dp बाई dv इज 0, सो v dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p। इसको उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारे पास बल्क मॉडुलस आ गया। कितना आ गया? p के इक्वल। डन है। आपसे दो सवाल और मेरे, एक तो मैं पहले आंसर लिख दे रहा हूं, इसे अब आप याद रख लेना। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक हो, ऐसे केस में बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? अभी आपका क्या निकल कर आया था बेटा? p। यहां पे यही क्या निकल कर आएगा? गामा टाइम्स ऑफ p। गामा इज एडियाबेटिक कोफिशिएंट। गामा क्या है हमारा? एडियाबेटिक कोफिशिएंट है।
सर जी ये तुरंत बंद हो जा रहा है फिर। हम अगर आइसो कोरिक की बात करें और आइसो बारिक की बात करें, तो आइसो कोरिक और आइसो बारिक में क्या होना है? आइसो कोरिक में आपका डेल्टा वी जीरो होता है, डिनोमिनेटर जीरो है, तो बल्क मॉडुलस इंफिनिटी। ऐसे भी सोच के देखो, बल्क मॉडुलस क्या बता रहा है कि वहां पे कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, यही बता रहा है ना, मोर और लेस। अगर हम डेल्टा वी को जीरो कर दें, वॉल्यूम को चेंज ही ना होने दें, तो आप कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी प्रेशर लगा लो, वॉल्यूम बदल ही नहीं रहा है, तो बल्क मॉडुलस क्या इन्फिनिटी आप बोल सकते हो? और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आइसो बारिक प्रोसेस की, जहां प्रेशर में कोई चेंज ही नहीं है, आपका डेल्टा पी ही जीरो है, तो क्या बल्क मॉडुलस अपने आप जीरो बता सकते हो? तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद रख लोगे आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहां से अब आ जाते हैं यंग्स मॉडुलस पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनके ऊपर। तो देखो इसके जो क्वेश्चंस हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को मैं यहीं पे एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ, कोई बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं जहां पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। यहां से अगर मैं डेल्टा एल बाई एल को लिखना चाहूं, तो क्या मैं इसे f डिवाइडेड बाई ए वाई लिख सकता हूं? हाँ या ना? और डेल्टा एल लिखना चाहूं तो क्या ये f इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई होगा क्या? अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, प्लीज बच्चों आपका कंसंट्रेशन यहां आ जाए। मैं यहां पे अभी तीन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपके सामने ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ का पेट क्वेश्चन है, वो आता है क्या है, हमसे पूछा जाता है कि एक थ्रेड है, इस थ्रेड से एक मास को हमने हैंग कर दिया है m, यह हमारे पास मासलेस है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a के इक्वल है, ये मुझे दिया हुआ है, और लेंथ जो है इसकी ये l के बराबर दी गई है। मुझे बताना है यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या होगी। एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सटेंशन इन द वायर ड्यू टू मास हैंग्ड ओवर इट, इज दिस पार्ट इज ओके? आप मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ पे जो फोर्स इस वायर पे लग रहा है उसे आप टेंशन के नाम से जान सकते हो? तो अगर ये टेंशन है बेटा, अगर ये टेंशन है, तो आप क्या y की यहाँ पे डेल्टा एल अगर लिखना चाहो, तो आप सिंपल वे में एम जी मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई से इसे एक्सप्रेस कर सकते हो? से यस और नो? तो मैं यहाँ पे अभी लिख क्या रहा था बेटा, एक्सटेंशन ड्यू टू हैंग्ड मास, इज दिस पार्ट इज ओके? तो अभी आपने यहां पे क्या लिखा है बच्चों, हैंग्ड जो मास है उसके कारण जो एक्सटेंशन होगा वो। पहला पॉइंट सभी को क्लियर? दूसरे पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। इस बार मैं एक रोप ले रहा हूं बेटा, या मैं एक इस बार थ्रेड ले रहा हूं, या मैं एक वायर ले रहा हूं जिसके पास मास है, इसका मास m है और लेंथ इसकी क्या दी गई है, l के इक्वल दी गई है। यंग्स मॉडुलस यहां भी y है, यहां मुझसे लगता है लिखने में मिस हो गया था, आप यहां भी y से लिख दो, ठीक है ना? इतनी इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे दी गई है। m इज व्हाट? इट इज मास ऑफ वायर। अब इस केस में मुझे अगर डेल्टा एल निकालना हो, हाउ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू, कैसे निकालेंगे? प्लीज पेन डाउन करो और सुनो मुझे पहले। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आप ध्यान में ये रखो कि हम इस बॉडी के मास को कहां कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो इफेक्टिव लेंथ इसकी कितनी रह जाएगी,
एल रहेगी या L/2? L/2। टेंशन जो होगा सेंटर ऑफ मास पे कितना होगा? इस पूरे रोप पे अगर मैं मैक्सिमम टेंशन की बात कर लूं तो हम जानते हैं हैंग्ड मास के कारण टेंशन निकल कर आती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट पे हर जगह पे टेंशन निकालो और सबका एक्सटेंशन निकालोगे तो आपको बिना मतलब इंटीग्रेशन इन सब चक्करों में फंसना पड़ेगा। तो हम इसीलिए सेंटर ऑफ मास को यूज कर ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पे ही पूरा का पूरा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कितना फोर्स टोटल यहाँ पे एक्ट कर रहा है? mg। सेंटर ऑफ मास से इफेक्टिव लेंथ अभी आपने निकाल ली, कितनी आई थी? L/2। अगर अब मैं एक्सटेंशन निकालना चाहूं तो टेंशन के जगह पर mg लिखकर, लेंथ की जगह L/2 लिखकर और a इंटू वाई में तो कोई चेंज नहीं आया, उसे एज इट इज लिखकर क्या मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं? तो अभी आपका एक्सटेंशन क्या आया था बेटा? mgL/ay। सेल्फ वेट के कारण कितना आया? mgL/2ay। ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है बेटा, ध्यान में रखना। तो यहां आप नीचे लिख सकते हो हियर दिस वन इज एक्सटेंशन ड्यू टू ओन वेट। ये किसके कारण है? ये अपनी ओन वेट के कारण उसका एक्सटेंशन है। अब लास्ट पॉइंट है मेरा, अगर मैं इन दोनों को यहां पे एक साथ रख दूं, एक आपके पास ऐसा हेवी वाला क्या हो, वायर भी हो और उससे एक एडिशनल मास हैंग्ड भी हो, तो वैसे केस में आपका डेल्टा एल क्या आएगा? अगर थर्ड जो केस है बेटा ये आपका 1+2 का केस है, मींस हमारे पास एक वायर है जो कि इस तरीके से हैंग्ड है और इससे एक मास भी आपने यहां पे लगा रखा है ना? आपसे इस बार पूछा गया है कि हमारा एक्सटेंशन क्या आएगा, तो आप क्या लिखोगे? आपको याद रखना है बेटा, पहली बार m मास के कारण डेल्टा L1 m और कैपिटल M मास के कारण डेल्टा L2, दोनों को ऐड करेंगे और आंसर कोट कर देंगे। आंसर क्या आना चाहिए? इट इज mgl डिवाइडेड बाई ay प्लस कैपिटल mgl डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ay। क्या टफ है समझना? टफ है? तो ये तीनों पार्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। याद रखोगे? मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं, फिर ये पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ सवाल हैं, जो सवाल हम लोग एक एक करके अब यहां पे करने जा रहे हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हमें बोला गया है कि एक बार कॉपर का वायर गिवन है जिसका V जो है वो कांस्टेंट है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? कोई एलियन वाला साइंस नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। क्या करना है? सिंपल, अभी क्या सीखा था हमने? F/a इंटू L/डेल्टा L इज इक्वल टू y था, यही था ना? यहां से अगर आप थोड़ा सा अगर नॉर्मल फॉर्म में जो हमने सीखा है उसमें भी लिखो तो आप यही लिखते हैं ना कि हमारा y जो है ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए F/a डिवाइडेड बाई डेल्टा L/L के। यहां से क्या डेल्टा L/L को हम लोग आराम से F डिवाइडेड बाई ay लिख सकते हैं क्या? से यस और नो। अब ये बताओ, मैं अगर इन दोनों के बीच का कर्व लिखना चाहता हूं तो इन दोनों का ही इसी तरीके का रेशियो चाहिए था, बट प्रॉब्लम यहां क्रिएट कौन कर रहा है? ये a हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि a के बारे में हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? नहीं है। तो मैं पहले कोशिश करता हूं इस a के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की। तो इसके लिए मेरे पास दूसरा फंडा है, मैं बोलूंगा v क्या a इंटू एल के बराबर होता है? वॉल्यूम। और इन्होंने तो बोला वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और मैं इसको छोटे छोटे चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं, मैं अगर इसको किससे एक्सप्लेन करूं? एरर एनालिसिस से। तो क्या मैं डेल्टा v/v को मैं सिंपली डेल्टा a/a प्लस डेल्टा L/L लिख सकता था? हाँ या ना? अगर यहां से हम डेल्टा a/a की बात करें तो दिस डेल्टा a/a इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल्टा L/L। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? क्लियर है? तो अगर मैं यहां से अब एरिया की बात करना स्टार्ट करूं, मैं किसकी बात करना स्टार्ट करूं? एरिया की। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि एरिया को हम लोग V/L से आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कर सकते हैं? ये बात मैंने आपको इसलिए दिखाई है
कि ये हमारे फ्यूचर क्वेश्चंस के में काम आने वाला है। ये इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट काम नहीं भी आएगा तो कहाँ काम आएगा, फ्यूचर क्वेश्चंस में काम आने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये फ्यूचर में काम आएगा, यहां पे नहीं आ रहा। यहां मैं आपको बस सिखा रहा था बच्चों कि हमारा लेंथ जब बदलेगा तो एरिया भी बदलेगा, लेंथ जब बदलेगा तो एरिया भी बदलेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई कम होगी कि नहीं होगी, वॉल्यूम सेम है तो। लंबाई कम करोगे तो चौड़ाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अगर लेंथ सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो होगा ना। हमने बस उसी को यूज किया है। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। मुझे किसको हटाना था, एरिया को। एरिया को क्या यहां से v बाई एल लिख सकते हैं। अगर मैं यहां v बाई एल सब्सटीट्यूट कर दूं तो y इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए के जगह पे मुझे लिखना है v बाई एल, ये लिखना है ना। तो मैंने यहां पे लिख दिया v बाई एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। जस्ट रीअरेंज इट, y इज इक्वल टू एफ इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ वी इंटू डेल्टा एल। अब आप बताओ आपके लिए मुश्किल है क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना। आप यहां से क्या कह सकते हो बच्चों, एल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वी डिवाइडेड बाई एफ एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल। एंड इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, हम लोग बोलेंगे y इंटू वी बाई एफ क्या है, हमारा उसका कांस्टेंट स्लोप है। आंसर कोट कर लोगे, मैं छोड़ दूं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कोई दिक्कत आई बोलो। ये सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसे सवाल आपको अगर पूछे जाते हैं हम हर बार कंफ्यूज होते हैं और हर बार कहीं ना कहीं पे एरर कर जाते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए। प्लीज पेन डाउन करो और बोर्ड पे देखो एक बार। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो हमेशा याद ये रखना चाहिए कि ये दोनों के दोनों जो हमारे पास छोटे छोटे से टुकड़े दिए हुए हैं, हम चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। है तो ये किसी एक रॉड में ही, हमने बीच में कहीं पे कोई फोर्स लगाया है, कैसे लगाया है ये हमें पता नहीं है, बट हमने बीच में कहीं एक फोर्स लगाया है। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के लिए क्या हम इन दोनों को अलग अलग करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर अलग अलग करके ट्रीट करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 3F फोर्स लगा रहे थे। अगर हम पहले ब्लॉक को देखें 3F फोर्स लेफ्टवर्ड था, राइटवर्ड भी कितना फोर्स लगना चाहिए, 3F लगना चाहिए। लग रहा है क्या 3F, कैसे लगेगा 3F, क्या अगर मैं यहाँ पे एक F फोर्स और लगा दूं तो 3F हो जाएगा क्या, हो गया क्या। अब बताओ आपने अपने मन से एक F लगा दिया तो आपको एक F को कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा। तो आप उस F को यहाँ पे दूसरे साइड लगाकर कंपनसेट कर सकते हो क्या। अब आपके पास दो ब्लॉक्स हो गए बेटा, ये हो गया आपका पहला ब्लॉक, इसके ऊपर फोर्सेस हो गए 3F एंड 3F। दूसरा ब्लॉक हो गया आपके पास फिर से एक और, यहां पे फोर्सेस क्या हो गए F एंड F। क्या आप सभी अग्री करते हो। अब ये दोनों चीजें अगर आपको दी हुई हैं, लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, क्या चेंज इन लेंथ नहीं निकाल सकते हो। पहले केस में चेंज इन लेंथ कितना होगा, डेल्टा एल कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा बच्चा, जल्दी बोलो। हमने सीखा है ना न्यूटन्स लॉ में कि अगर हम एक रोप को ले रहे हैं, दोनों साइड से 3F फोर्स लगा रहे हैं, उसके अंदर कितना टेंशन डेवलप होता है, 3F के बराबर डेवलप होता है। एक क्या करता है, सिर्फ सपोर्ट करने का काम, और दूसरे के कारण क्या होता है, एक्सटेंशन। तो यहाँ पे फोर्स कितना है टोटल टेंशन का, 3F के बराबर। यहाँ कितना है, F के बराबर। क्या अब हम आसानी से यहाँ पे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 निकाल सकते हैं। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, डेल्टा L इज इक्वल टू, किसी को फॉर्मूला याद है, इतनी बार लिखा अब तो याद हो जाना चाहिए था, F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू वाई, यही था ना। तो मैं यहाँ पे अब डेल्टा L को क्या लिखूंगा, इट इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 इज F की जगह लिखा 3F मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया, और यहां पे इन्होंने यंग्स मॉडुलस को E से रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो E सेकंड में F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू ई। जो भी आंसर आएगा कोट कर सकते हो क्या, कौन सा आंसर है बेटा, डी। टफ है तो दोनों को सेग्रीगेट कर लो, दोनों के ऊपर फोर्सेस बैलेंस कर लो। कभी ऐसा होगा नहीं कि फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी, फोर्स बैलेंस होगा और बहुत आराम से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे
वायर की लेंथ एल दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगा, आप लोग बोलो मैं कराऊं इसे या छोड़ दूं? मुझे यंग्स मॉडुलस लिखना है। यंग्स मॉडुलस क्या होगा? एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। क्या लिखना बहुत मुश्किल है? किसने पूछा है ये सवाल? नीट में पूछा गया है। तो नीट में आप ऐसे सवालों के आंसर्स आसानी से दे सकते हो, मुझे ऐसा विश्वास है। आपको है? हाँ, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आसानी से अब किया जा सकता है। यहां पे क्या करना होगा आपको? आपको बताना है कि हमारे इन सारे अरेंजमेंट्स में से लार्जेस्ट एक्सटेंशन कहां देखने को मिला है। लार्जेस्ट एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल की वैल्यू लार्जेस्ट कहां है। फॉर्मूला क्या था हमारा? एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। क्या आप यहां पे एफ और वाई को चेंज कर रहे हो? एफ और वाई को चेंज कर रहे हो? नहीं। तो एल ज्यादा और ए कम, ऐसा जहां जहां पे होगा हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। और ए की जानते हो खास बात और क्या है? ए की खास बात यह है कि एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। मींस जो आपका यहां पे रेडियस का या डायमीटर का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। तो जहां पे आपका डायमीटर सबसे छोटा है, आपको सबसे पहले तो वो सेलेक्ट करना चाहिए और चेक करके देख लो कि आपको यहां पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। डन है बिल्कुल? कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बस इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करोगे और आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। ये सवाल क्या किया जाए? इस सवाल का क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? यहां पे बस इतना बता दूं मैं, हमेशा जो आपका कहीं पे भी टेंशन डेवलप होता है वो किसके कारण होता है? हैंग्ड मास के कारण। तो अगर मैं इस रोप की बात करूं तो यहां से कितना मास हैंग्ड है? 2m प्लस 5m, दैट इज 7mg इज टेंशन इन दिस केस। और यहां जो टेंशन होगा ये कितना होगा? इससे सिर्फ 5 हैंग्ड है तो यहां पे 5mg होगा। बाकी आप सभी अब समझदार हो, ये चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या ये कराने की आवश्यकता बचती है? कर लोगे? तो ये आपको करना है बेटा, बहुत आराम से हो जाएगा। नोटेशंस बस अलग अलग हैं, बाकी मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दिया है, हाउ टू अप्रोच। जो जहां पे फंसने के चांस था वो चांस मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे हैंग्ड मास ये दोनों है, यहाँ हैंग्ड मास सिर्फ ये है। तो हमें हमेशा हैंग्ड मास के कारण टेंशन की जरूरत होती है, और टेंशन यहाँ पे इसका मतलब T2 5mg होगा और यहाँ पे वो 7mg होगा। आते हैं बेटा हम नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करते हैं, हम अगर किसी भी रोप को, मान लो ये रोप मुझे गिवन है, इस रोप को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, मैं एक फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। पहले से इसकी लेंथ जो थी वो L के बराबर थी, मैं इसके लेंथ को अभी x से और बढ़ा देना चाहता हूं, है ना। तो जब हम इसकी लेंथ को x से बढ़ाते हैं तो होता क्या है, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होता है हमारा, ये हमारा F इंटू एक्स के बराबर हो जाता है। बट यहीं पे जब हम डेल्टा U की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड की बात करते हैं, तो हमारे पास यहां जो एनर्जी स्टोर्ड आता है ये कितने के बराबर आता है? इट विल कम इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर आता है। सभी को याद है ये हाफ k एक्स स्क्वायर। k के जगह पर क्या हम यहाँ पे अभी जो फॉर्मूला सीख रहे थे थोड़ी देर पहले, y इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, क्या ये हंसते खेलते हुए यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है ये कितना आता है? हाफ इंटू वाई इंटू ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पे आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे फोर्स के टर्म्स में लिखना चाहता तो क्या लिख सकता था? क्या फोर्स क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू y इंटू ए डिवाइडेड बाई एल एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, जो कि यहां पे x के बराबर है या नहीं है? बताओ तो ये y इंटू ए बाई एल इंटू एक्स यहां भी दिख रहा है क्या? तो ये अपने आप क्या हो गया? हाफ इंटू एफ इंटू एक्स हो गया क्या? हो गया क्या? हाफ इंटू एफ इंटू एक्स हो गया क्या? तो आपने काम कितना किया? एफ एक्स। स्टोर कितना हुआ? हाफ एफ एक्स। बाकी एनर्जी क्या हो गई? वेस्ट हो गई। तो यहां पे आप एनर्जी लॉस्ट अगर लिखना चाहो तो एनर्जी लॉस्ट लिख सकते हो। एनर्जी लॉस्ट की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा? इट इज इक्वल टू हाफ इंटू
F इंटू एक्स। क्या ये पार्ट आपको क्लियर है? आपके द्वारा वर्क डन पूछा जाए तो Fx, स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी पूछी जाए या यहां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो आंसर इज हाफ ऑफ Fx, और अगर हमसे एनर्जी लॉस्ट पूछी जाए इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ Fx। क्या ये तीनों याद रख सकते हो? अब यहां जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एनर्जी डेंसिटी की। इट इज बेसिकली U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी डेंसिटी। थोड़ा सा बच्चों आप बोर्ड पे देखो, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों स्मॉल u से। तो अगर मैं स्मॉल u को लिखूं तो क्या मैं हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू एरिया से इसे एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या? से यस और नो? k क्या था बेटा अभी आपका? आप बताओ। k आपके पास क्या था? y इंटू ए बाई एल ही था ना? यही था। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, a से a को हटाते हैं और इसे रीअरेंज करते हैं, तो क्या ये हाफ इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर बन जाएगा क्या? और x बाई एल आपके पास स्ट्रेन है क्या? एक्सचेंज इन लेंथ है, एल आपका ओरिजिनल लेंथ है, तो क्या आप इसे स्ट्रेन कह सकते हो? ये स्ट्रेन का स्क्वायर लिखा हुआ है, और अगर ये स्ट्रेन का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। याद रख सकते हैं? कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? क्लियर लिख सकते हो? y इंटू स्ट्रेन क्या होता है बेटा? स्ट्रेस होता है क्या? y इंटू स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस होता है। तो एक y और स्ट्रेन को निकाल लिया, तो क्या इसी क्वांटिटी को क्या आप हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन लिख सकते हो? से यस और नो? आगे बताओ बच्चों, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर को y से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी y से मल्टीप्लाई कर दूं, तो न्यूमरेटर में y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर है क्या? क्या वो अपने आप स्ट्रेस स्क्वायर हो गया? तो हमारा थर्ड फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों जो कि आप सभी को याद होने चाहिए। क्या ये फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं? मैं तो सारे नहीं याद रखता, मुझे एक ही याद रहता है, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये याद रहता है, बाकी तो अपने आप निकल ही जाते हैं। ठीक है, डन है? इज दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बिल्कुल? तो ये याद रखना काफी काम का फॉर्मूला है ये भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक सवाल है हमारे पास। अब ये सवाल मैं बोल ही नहीं रहा, आपकी तरफ से आंसर चाहिए बेटा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ, आप जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। आंसर दिख रहा है? ओहो, चीटिंग हो गई ये तो, है ना? चलो कोई नहीं, डी तो आंसर दिख रहा है, अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया भी है। हमने एक्सटेंशन कितना किया? एल का किया, दिख रहा है क्या? तो वर्क डन mg ने कितना किया? mgl। आधी एनर्जी कहां चली गई? लॉस्ट हो गई। आधी क्या हुई? स्टोर हो गई। तो आधी जो स्टोर हुई होगी क्या वो mgl/2 होगी? वही हमारा आंसर होगा। हम सीधे सीधे डी ऑप्शन के लिए चले जाएंगे। टफ है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बेटा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सीखते हैं। एक फॉर्मूला है हमारा जिसे हम लोग, एक टर्म है हमारा जिसे हम लोग पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं बेटा पॉइजन्स रेशियो की। ध्यान से देखा जाए, पॉइजन्स रेशियो को आराम से समझते हैं। पॉइजन्स रेशियो को अगर मुझे कहीं एक्सप्लेन करना हो तो आई विल राइट पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन। नाम पहली बार सुन रहे होगे ना? पहली बार सुना है? लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसे पहले थोड़ा सा समझा भी देता हूं। पहले मैंने हल्का सा इसका ग्लिम्स आपको दिया था। मैंने बोला था कि अगर मान लो एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर आपने फोर्सेस लगाई और फोर्सेस लगाकर इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ बढ़ाओगे तो क्या रेडियस अपने आप कम हो जाएगा? ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? तो ये अगर L था, ये L' है, तो ये अगर R था आपके पास, तो क्या इसे आप
आर डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब आप लेंथ बढ़ाते हो, लेंथ के चेंज की बात करते हो, वो जो स्ट्रेस होता है उसे आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और उसके कारण दूसरे डायमेंशंस पे जो आपका स्ट्रेस लगता है, वहां जो स्ट्रेन डेवलप होता है, सॉरी, जो वहां क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है, उसे आप क्या नाम देते हो, लेटरल स्ट्रेन का। इज इट ओके? तो यहां पे अगर मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं, दिस वन इज माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। इज दिस पार्ट इज ओके? यहां पे आर से आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेडियस को, और एल से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, इट इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ। डन है बच्चों? अब एक छोटा सा इसके ऊपर एग्जाम्पल है ना, हल्का सा एग्जाम्पल है, मैंने लिया है क्या, नहीं लिया है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, फाइंड पॉइजन्स रेशियो, और मैंने सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है। कैसा ऑब्जेक्ट लिया है, सिलिंड्रिकल लिया है। हमारा आंसर कैसे निकलेगा, क्या तरीका होगा इसे कैलकुलेट करने का? एनी ऑफ यू, एनी आइडिया? कोई आइडिया आपको? हाँ बेटा, हम जो है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म सीख रहे थे, एक क्वेश्चन सीख रहे थे। हम लोग सीख रहे थे क्या, कि हमारा जो डेल्टा v बाई वी है, यह हमारे डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा l बाई एल के बराबर है क्या? डेल्टा a बाई ए को क्या मैं ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिख सकता हूं? a पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया का चेंज अगर मैं रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। सभी अग्री करते हो? एंड इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आपके पास यहां से डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू, या मैं अगर लिखना चाहूं डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू, क्या ये माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, और ये कितना है बेटा, ये इसका जस्ट ट्वाइस है, तो मैं ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिख सकता हूं क्या? से यस और नो? लिख सकता हूं। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। आपके पास डेल्टा आर बाई आर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर बाई आर कैंसिल होगा और आपके पास हाफ आएगी क्या वैल्यू? सो ऐसे केस में आपका न्यू क्या आने वाला है बेटा, 0.5। इज इट ओके? यहां से एक पॉइंट याद रखने का, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो न्यू कितना, 0.5। न्यू 0.5 है तो आप डायरेक्टली अब क्या कह सकते हो कि ऐसे हर केस में वॉल्यूम क्या होना है, कांस्टेंट। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि आपको न्यू की वैल्यू 0.5 दे दी गई है और आपसे वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन मांग लिया गया है कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट रहा होगा। डन है? आगे बढ़ते हैं बेटा यहां से। नेक्स्ट देखो, बल्क मॉडुलस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका ना, बल्क मॉडुलस ऑलरेडी बता दिया है ना। मैं उसके सवाल की तरफ डायरेक्टली चला आता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली आ जाता हूं। हमें बोला गया है कि एक अप्रोक्सीमेट जो डेप्थ है ना ओशन की, वो कितनी है, 2700 मीटर है। कंप्रेसिबिलिटी जो वाटर की है वो हमें दी हुई है। एक पॉइंट यहां पे आ गया, कंप्रेसिबिलिटी। आप याद रखना बेटा, कंप्रेसिबिलिटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो K होता है हमारा, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई B। आप बल्क मॉडुलस का क्या लेते हो, जस्ट रेसिप्रोकल लेते हो, जिसे आप कंप्रेसिबिलिटी कहते हो। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है, मुझे फ्रैक्शनल कंप्रेशन इन वाटर निकालना है, जो कि ओशन के बॉटम पे होगा। आपसे मेरा सवाल, ओशन के बॉटम पे और टॉप में क्या फर्क है बेसिकली? क्या प्रेशर का फर्क है? ऊपर प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉटम में प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। रो जी एच किसके कारण का, वहां जो वाटर है उसके कारण। एम आई करेक्ट? तो बस मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे लिखना है यहां पे पहला पॉइंट डेल्टा पी, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्या यही होगा? से यस और नो। बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी, यही होता है ना। यहां से अगर मैं डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे डेल्टा पी बाई बी लिख सकता हूं? से यस और नो।
मींस डेल्टा पी अगर मैंने निकाल लिया और कंप्रेसिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधे सीधे आंसर तक पहुंचोगे क्या? सीधे सीधे आंसर तक पहुंचोगे? लिखते समय ध्यान रखना, गलती जहां होती है वो मैं बता रहा हूं। गलती होती है हम इसे मीटर में दिया हुआ है और ये केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, हम इस टर्म को ध्यान नहीं देते। वाटर की डेंसिटी हम डायरेक्टली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डाल देते हैं, लेकिन वाटर की डेंसिटी 1 कब होती है? जब हम सीजीएस यूनिट लेते हैं। यहां हमें बात किसकी करनी होगी? एसआई यूनिट की, और एसआई यूनिट में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 डालना होगा आपको, तब जाकर आप अपने सही आंसर तक पहुंचोगे। कर लोगे अब या करना है मुझे? हो जाएगा ना? कर लोगे? 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, यह है 10 टू द पावर 3, जी के जगह 10 ले लोगे, आपके पास 2.7 इंटू 10 टू द पावर 7 आएगा। इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते ही यू विल रीच टू योर आंसर। डन? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बच्चों, एक सवाल और है। अब मेरा मन तो ये सवाल करने का नहीं हो रहा, ये सवाल करने का मेरा मन तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इस बार स्फीयर दिया गया है बेटा। स्फीयर का वॉल्यूम हम सभी जानते हैं क्या? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो अगर मुझसे कोई डेल्टा वी बाई वी पूछ ले तो क्या मैं इसे थ्राइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिख सकता हूं? जल्दी बोलो। अब आगे सवाल टफ है क्या? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी है आपके पास? है। डेल्टा पी है हमारे पास? है। पी दिया हुआ है हमें, क्या रीअरेंज करके आंसर नहीं कोट कर देंगे? कर लोगे? कोई सवाल मुश्किल है बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो हमारे इस चैप्टर के सवाल चुटकियों में सॉल्व होते हैं, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है ना? तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, मैं आपका 5 मिनट फिर से आज एक्स्ट्रा लेने वाला हूं, ज्यादा नहीं ले रहा, 5 मिनट ले रहा हूं। ठीक है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो आपको बता चुका ना। 5 मिनट ले रहा हूं बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। ठीक है? ध्यान से सुनते हैं पहले, फिर आराम से इसके बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएंगे। हिस्टेरेसिस में करते क्या है? तो हम एक वायर को लेते हैं, उस वायर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के उसको हम लोग लोड करने की कोशिश करते हैं। तो लोडिंग जब आप कर रहे हो तो वैसे केस में क्या होगा? क्या वहां एक्सटेंशन देखने को मिलेगा? आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो स्ट्रेन डेवलप होगा ना? होगा। फिर एक पॉइंट पे जाने के बाद हम उस फोर्स को धीरे धीरे रिमूव करते हैं। तो जब आप रिमूव करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा, वो उसको वापस उसके ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेकर जाने लगेगा। लेके जाएगा क्या? तो और इस लोडिंग और दूसरा जो प्रोसेस है जहां हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अनलोडिंग। इस लोडिंग और अनलोडिंग के कर्व को हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहां पे देखो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो यहां दिखाई दे रहा है, ये जो पहली लाइन है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग लोडिंग प्रोसेस, जहां पे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो। और वापस आने वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है आपके लिए? दिस वन इज एक्चुअली अनलोडिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है हमारा? अनलोडिंग का है। यहां पे हम स्ट्रेस को रिमूव करते जा रहे हैं। अब सबसे खास बात, स्ट्रेस लगा रहे थे जब, तो हम 0 से 20 न्यूटन तक गए थे। अब जब वापस आएंगे तो 20 से फिर से 0 तक आएंगे। मैं न्यूटन न्यूटन बोल के इसलिए काम चला लेता हूं कि एरिया तो सेम ही है ना, तो हम फोर्स भी समझ के काम चला सकते हैं यहाँ। तो मैंने बोला 0 से 20 तक गए थे, 20 से कहां आ रहे हैं? फिर 0 तक आ रहे हैं। हम जिस समय इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे तो 10 न्यूटन पे कुछ एक्सटेंशन मिला होगा, वापस आते समय भी 10 न्यूटन पे वही एक्सटेंशन होना चाहिए था। बट ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है और ये ग्राफ में भी दिखता है आपको, ध्यान से देखो। जब आपका स्ट्रेस सेम है तो आप देखो स्ट्रेन जो है यहां पे, अगर आपके पास x1 था तो स्ट्रेन अनलोडिंग के टाइम में क्या हो गया? x2 हो गया है ना? मतलब वो अभी वापस से x1 तक नहीं आ पाया है। क्या ऐसा आप कह सकते हो? मतलब स्ट्रेन क्या हो रहा है बेटा? लैग कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि इस कर्व से हमें ये बात समझ में आती है कि स्ट्रेन जो है हमारा ऐसे प्रोसेसेस में लैग कर रहा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन इजीली राइट स्ट्रेन इज लैगिंग।
स्ट्रेन इज लैगिंग इन अनलोडिंग प्रोसेस, है ना। हम लोग जब अनलोडिंग करते हैं उस समय स्ट्रेन हमारा लैग कर रहा होता है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से सुन लो सेकेंड पॉइंट को भी। आपको आज कुछ अभी मैंने एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताया था। तो अगर हम U की बात करें तो U हमारे पास होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यहां क्या ये ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है? तो मैं यहां पे सेकेंड पॉइंट लिखूंगा कि ग्राफ एरिया अंडर दिस ग्राफ, एक्चुअली एरिया of the graph will provide information about energy loss। आप बोलोगे सर यहां आपने इतना कॉन्फिडेंटली एनर्जी लॉस वर्ड कैसे यूज कर दिया? ये तो गेन भी तो हो सकता था, लॉस कैसे बोल दिया आपने? तो लॉस बोलने के पहले मेरा लॉजिक था बेटा, ध्यान से देखो लॉजिक को। लोडिंग के टाइम में जो आपका कर्व था वो ऊपर वाला था क्या? तो जो एरिया इसके अंदर इनक्लोज हो रहा होगा, क्या ये जो बड़ा वाला एरिया है ये हो रहा होगा? अब अनलोडिंग के टाइम में जो एरिया यहां इनक्लोज हो रहा है उसे अगर हम देखें तो क्या अनलोडिंग के केस में ये एरिया इनक्लोज हो रहा है? तो लोडिंग के टाइम में जो हुआ वो वर्क हुआ, वो पॉजिटिव वर्क था। अनलोडिंग के टाइम में एनर्जी निकली, है ना। तो दी ज्यादा एनर्जी, कम एनर्जी मिली हमें, तो जो बाकी की बची हुई एनर्जी थी वो क्या हो गई? लॉस्ट हो गई होगी, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये जो एरिया है, इसीलिए ये क्या बताती है? ये आइडिया देती है हमें। किसका आइडिया देती है? कि यहाँ पे एनर्जी लॉस कितना हुआ है। डन है। इसी का यूज करके आप सॉकर के बारे में बात करते हो। जो हमारा सॉकर होता है हमारी बाइक में, स्कूटी में या किसी अदर व्हीकल में जो लगा होता है, वो भी ऐसा ही कुछ लोडिंग अनलोडिंग पे वर्क करता है। जब आप उसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हो, किसी गड्ढे में जाता है तो बॉडी क्या करती है? एक स्ट्रेस लगाती है, ठीक है ना। स्ट्रेस लगाई, अब वही क्या हुई? जब वो गड्ढे से बाहर निकली तो ऊपर की ओर दोबारा आपको मूवमेंट दिखाई देता है। तो पहले स्प्रिंग को आपने क्या किया? कंप्रेस किया, आपने स्ट्रेस दिया। अब उसने कुछ एनर्जी को पहले तो सराउंडिंग में डिसिपेट कर दिया और बाकी बची खुची हुई एनर्जी वो क्या किया? आपको, आपकी बॉडी को वापस कर दिया। यही होता है ना। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही अच्छा शॉक एब्जॉर्बर होगा, जितना छोटा एरिया होगा उतना ही कम शॉक एब्जॉर्बर होगा, क्योंकि एरिया क्या बता रहा है? लॉस इन एनर्जी। क्या ये क्लियर है? तो एनर्जी दी आपने, वापस मिली, लेकिन कम मिली, कुछ एनर्जी क्या हो गई? लॉस्ट हो गई। ये बात दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे थर्ड पॉइंट कोट कर देता हूं, मैं लिख देता हूं गुड शॉक एब्जॉर्बर। कब कब बोलेंगे हम लोग? कब बड़ा शॉक एब्जॉर्बर है? मैं बोलूंगा लार्जर एरिया। लार्जर एरिया है तो हमारा शॉक एब्जॉर्बर बढ़िया है। इज इट ओके? डन है सभी को? तो देखो बच्चों, मैंने ये पॉइंट सारे आज जितने मैंने लिए हैं आप ध्यान में रखना। मैंने बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स को दिमाग में रखना, बहुत जगह पे काम आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ के आना। आप भी समझ रहे हो ना, वॉल्यूम बहुत बड़ा है एंड वी हैव ओनली वन क्लास, सो प्लीज एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें अगर मैं सारे टर्म्स जितने हैं उन्हीं को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं तो वही बहुत हो जाएगा, है ना। तो एक बार क्या, हाँ एग्जैक्टली, वहां बहुत सारे थ्योरम्स हैं, सब पे एक एक क्वेश्चन में कोशिश करूंगा मैं ले लूं, लेकिन आप पढ़ के आओगे तो आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ओके तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।